एंड साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो हिंदी की पहली क्लास हो चुकी है, आज हम उस क्लास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर या पिछले प्रश्नों में पत्रों में आए हुए प्रश्न रहने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे साथ तो पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यूपीएसआई की भर्ती है, नई भर्ती है आपकी 5000 प्लस आने को है। इसका आपका हिंदी का पहला सेट हो गया है। ये दरोगा सीरीज चल रही है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये। शुरू करने से पहले 2 लाइनें आप लोगों के लिए। हो गया आगाज़ रणका, हो गया आगाज़ रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, क्या जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ना नाकारा निकम्मों का कुछ भी नहीं होने वाला है, जो लगातार पढ़ाई में लगे हुए हैं, उन्हीं को सिलेक्शन मिलेगा इस बार। क्या इस बार किसको सिलेक्शन मिलेगा? जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? क्या हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? ये आपका किन-किन पेपरों में आया हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है। यूपीएसआई 2017 में आया है। अबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में भी आया और यूपीएसआई का जो 2016 में पेपर हुआ था, जो निरस्त हो गया, तो उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। क्या? उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स के या पिछले प्रश्न पत्रों से संबंधित रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका जवाब क्या रहने वाला है? किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव आया था? तो कब आया था? आप सभी लोगों को पता है 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को यह प्रस्ताव आया था और इसी दिन 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को ही हम क्या हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को ही हमारी जो हिंदी है, हिंदी भाषा को राजभाषा राजभाषा का दर्जा दिया गया था और एक वो हिंदी के साथ एक लिपि थी, वो कौन-सी थी? उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो अगला प्रश्न है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन-सी भाषा का दर्जा दिया था? जब 14 सितंबर को ये प्रस्ताव आया था, तो हिंदी को किसका दर्जा दिया गया था? आपके ऑप्शंस क्या हैं? लोक भाषा के रूप में या फिर संपर्क भाषा के रूप में या फिर राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर राजभाषा के रूप में? सबसे पहले समझते हैं कि संपर्क भाषा क्या होती है। संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा उसे कहते हैं जैसे कि हम आपसे बातचीत करें, बोलचाल की जो भाषाएँ होती हैं, एक-दूसरे से मिलने की जो भाषाएँ तरीका होता है, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। अगर वहीं बात करें राष्ट्रभाषा, कि राष्ट्रभाषा की बात करें, राष्ट्रभाषा क्या है? तो राष्ट्रभाषा क्या है? किसी देश की किसी देश की एक भाषा किसी देश की एक भाषा हो, उसे उसे हम क्या राष्ट्र की भाषा बोल सकते हैं क्या? राष्ट्र की भाषा बोलते हैं। अगर बात की जाए राजभाषा की, किसी देश के राज्य-काज की भाषा किसी देश की राज्य-काज की भाषा, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो जिस भाषा में किए जाएँ, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो जिस भाषा में किए जाएँ, उसे हम राजभाषा कहते हैं। और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना था। क्या?
हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना था? वहां तक क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी हम लोगों ने देखा था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो जब 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को लिपि को शामिल किया गया था। उसी दिन हम उसी दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या? उसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अगर बात करें लिपि की, तो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, या फिर सौराष्ट्री लिपि है? आप सभी लोगों को पता है ब्राह्मी लिपि कौन सी थी? हड़प्पा कालीन हड़प्पा-कालीन सभ्यता थी, उसमें कौन-सी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो आप सभी लोगों को पता है वो है थी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि की पहचान क्या थी? पहली लाइन में ये लेफ्ट टू राइट, दूसरी लाइन में ये राइट टू लेफ्ट, फिर तीसरी लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। अगर वहीं बात करें देवनागरी लिपि की और ब्राह्मी लिपि की, जो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति है वो किस लिपि से हुई है? तो वो आपकी हुई है ब्राह्मी लिपि से। से हुई है, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है आपकी ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपि राइट टू लेफ्ट, बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसी? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो वो है आपकी देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि है। अगर बात करें गुरुमुखी लिपि की, तो गुरुमुखी लिपि की भाषा कौन सी है? पंजाबी। पंजाबी की बात करें या फिर सिंधी सिंधी भाषा की बात करें, तो इसकी लिपि कौन-सी है? तो वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। आप लोगों को बताना है सौराष्ट्री लिपि की कोई एक प्रमुख भाषा को कमेंट करना है। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली कौन-सी है? जो गढ़वाली है, गढ़वाली की उपबोली कौन-सी है? उपबोली। गढ़वाली एक भाषा है, इसकी उपबोली क्या रहने वाली है? आपके ऑप्शन है रसपरजिया, पगाई, जोहारी या सलानी या फिर सलानी। क्या है? गढ़वाली। गढ़वाली किस प्रकार की हिंदी के अंतर्गत आती है? पहला प्रश्न बनता है जो गढ़वाली भाषा है, यह आपकी किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो आप सभी लोगों को पता है यह पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्या? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। बताने की इसकी उपबोली कौन सी है? बताइए इसकी उपबोली कौन सी है? तो इसकी उपबोली आपकी रहने वाली है वो है सलानी। क्या? सलानी। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा आयोग का गठन किया था। पहला प्रश्न बनता है राज्यसभा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो वो हुआ था 344 ए के तहत। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में राज्य राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और यह प्रश्न पूछा गया है जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है 2011 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बना है। यदि आप लोगों को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने हमारी इससे पहले वाली क्लास की है तो आपको ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही आसान लग रहे होंगे, क्योंकि उसमें हमने थ्योरी में बहुत अच्छे तरीके से इन सारे प्रश्नों को इन प्रश्नों से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई है।
तो आप लोग जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ रहने वाली है, दरोगा सीरीज़। इसमें यूपीएसआई में जो भी हिंदी में जो भी कुछ आने को है पेपर में, वो सारा का सारा आपका इसी सीरीज़ से कवर हो जाएगा। हाँ, भाषा का कौन-सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि बच्चा जो न्यू वो बेबी होता है, जो बेबी जो जिसकी उम्र 0 से आप 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में मान लें, तो वो एक सबसे पहले क्या सीखता है? वो लिखना सीखता है या फिर पढ़ना सीखता है या फिर सुनना और समझना या फिर बोलना सीखता है? पहला प्रश्न बनता है यहाँ से जो कौशल है, इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है आप लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। इसके कितने अंग हैं? तो इसके 4 अंग हैं। कौन-कौन से? लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। बच्चा सबसे पहले क्या करता है? बच्चा पहले आपको सुनेगा, फिर समझेगा। पहले आपकी बातों को सुनना सीखता है, फिर समझना सीखता है, उसके बाद में बोलना, बोलना, उसके बाद फिर आपका आता है लिखना, लिखने के बाद आता है पढ़ना, फिर आता है आपका लिखना। ये सारी चीज़ें आती हैं क्रम से। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी की जो उपभाषा है, उसमें इनकी संज्ञाएँ कितनी हैं? तो आप सभी लोगों को पता है हिंदी में कुल 5 उपभाषाएँ हैं। कौन-कौन सी हैं? कौन-कौन सी 5 उपभाषाएँ हैं? तो आप सभी लोगों को पता है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और एक आपकी बचती है अंतिम बिहारी हिंदी। क्या? ये जो भाषाएँ ये किससे आई हैं? तो यह आपकी आई हैं सौरसेनी भाषा से। सौरसेनी भाषा से आई हैं। इनकी भी कुछ उपबोलियाँ हैं, वो आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में मिलेगी। सारी चीज़ डिटेल में पढ़ाई हुई है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो जो देवनागरी लिपि है, उसका सर्वप्रथम जयभट्ट का शिलालेख जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, जो कहाँ पर है? जो आपका गुजरात में। कहाँ पर है? जो आपका गुजरात में है। मानक भाषा की विशेषता क्या होती है? मानक भाषा की जो विशेषता होती है वो ऐतिहासिकता भी होती है, स्वायत्तता भी होती है और एकरूपता भी होती है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है उपयुक्त में 1 से अधिक। उपयुक्त में 1 से अधिक इसका सही जवाब रहने वाला है। भारत के संविधान के देश में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। राजभाषा किसमें बताया गया है? तो आप सभी लोगों को पता है राजभाषा से संबंधित भाग कौन-सा है? भाग कौन-सा है आपका 17 है। अनुच्छेद की बात की जाए, आर्टिकल्स की बात की जाए तो 343 343 से लेकर 351 351 के आते हैं। अनुसूची की बात की जाए अनुसूची की बात की जाए तो वो आपकी 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएँ हैं? तो कुल 22 भाषाएँ हैं। कितनी? कुल 22 भाषाएँ हैं। अगर राजभाषा की बात की जाए तो राजभाषा आपकी आर्टिकल 343 एक के या फिर ए के अंतर्गत आता है। तो आपका सही जवाब क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 343 ए। हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन-सी है? ये जो हिंदी भाषा है, यह किसकी उत्तराधिकारिणी है? ब्रज की, देवनागरी की, संस्कृत की या फिर अवधी की? अगर बात की जाए इसके क्रम की, तो आप पहले कौन-सी आई थी? पहले आई थी आपकी वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कृत
वैदिक संस्कृत के बाद लोगों के बोलचाल की भाषा आई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद आपकी आई पाली। पाली के बाद आई आपकी प्राकृत। प्राकृत के बाद में आई आपकी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आई आपकी अवहट्ट। भट्ट को एक बिगड़ा हुआ रूप था तो इसको मुख्यतः जोड़ा नहीं गया, लेकिन कभी-कभी एक क्रम में पूछ लिया जाता है तो इसलिए इसको भी देख के चलेंगे। उसके बाद अपभट्ट के बाद आई आपकी प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी के बाद में आई आपकी आधुनिक हिंदी। यह इसका क्रम है। आप पूछा क्या गया हमसे कि हिंदी हिंदी किसकी उत्तराधिकारणी है? तो किसकी है? संस्कृत की। पहली भाषा कौन सी थी? वो थी संस्कृत। तो आपका सही जवाब क्या रहने वाला है? संस्कृत भाषा। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है संसार में हिंदी का स्थान कौन सा है। अगर विश्व में भाषाओं के स्थान की बात की जाए तो आपकी नंबर एक पर आती है अंग्रेजी। नंबर 2 पर आती है आपकी चीनी और मंदारिन। कौन सी? चीनी और मंदारिन। और नंबर 3 पर आती है आपकी हिंदी। तो विश्व में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो वह है तीसरा। यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोगों को? सारे प्रश्न बन रहे हैं आपके? यदि बन रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ तक आपके सारे प्रश्न सही गए हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? जब कोई भाषा लिखते हैं उसके जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह, उनके जो व्यवस्थित क्रम होता है, व्यवस्थित स्वरूप होता है, उनको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, व्याकरण कहते हैं या फिर लिपि कहते हैं। भाषा किसी चीज को समझने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। बोली जब हम बोलते हैं किसी चीज को किसी को समझाने के लिए हम कुछ बोलते हैं तो उसे हम बोली कहते हैं। व्याकरण की बात करें, बोली को लिखने का जो स्वरूप होता है, लिखने का जो स्वरूप, जो उसका नियम होता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। अगर बात करें लिपि की, हमसे पूछा क्या गया? लिखने का तरीका। जो लिखने का तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिपि कहते हैं, लिपि। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? अभी हमने पीछे देखा था जो खरोष्टी लिपि है वो आपकी हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसकी लिपि कौन सी थी? वो थी आपकी खरोष्टी लिपि। गुरुमुखी हमने देखा पंजाबी। और सिंधी भाषा की होती है कौन सी? गुरुमुखी लिपि। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वो हुई है ब्राह्मी लिपि से। क्या? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अभी हमने जो क्रम देखा था, हिंदी का विकास किससे हुआ है? इसमें अवहट्ट दिया नहीं गया है तो क्या दिया? अवहट्ट से पहले अपभ्रंश। अपभ्रंश। हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो वो हुआ है अपभ्रंश से। पहले कौन सी आई? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आई आपकी अवहट्ट। और अवहट्ट के बाद आई आपकी प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। फिर आई आपकी आधुनिक हिंदी। जो अभी हम बोलचाल में यूज करते हैं वो है आधुनिक हिंदी। अगर बात करें बिहारी हिंदी का विकास, हमने देखा था कि जो हिंदी भाषा है
इसकी कुछ उपभाषाएं थी। उपभाषाएं कितनी थी? तो वो थी 5। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और एक बिहारी हिंदी। अब वही पूछा गया है कि जो बिहारी हिंदी है इसका विकास किससे हुआ है? तो अभी हम लोगों ने देखा था जो हिंदी की 5 उपभाषाएं थी उसका विकास किससे हुआ है? तो वो हुआ है शोरसेनी से। किससे? शोरसेनी भाषा से इसका विकास हुआ है। अगर वही बात करें हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? फटाक से बताइएगा इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे लेकिन जल्द ही आपको हर एक सेट के 200 से प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एक वीडियो में। जो ज- जब आप वो 200 क्वेश्चंस कर लेंगे उस टॉपिक से बनने वाला हर एक प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। क्या? उस टॉपिक से बनने वाले हर एक प्रश्न का जवाब आप बेफिक्र होकर दे पाएंगे और पूरे में पूरे नंबर लाएंगे। क्या? पूरे में पूरे नंबर लाएंगे। अगर बात करें हिंदी यूपीएसआई की, यूपीएसआई में कुल कितने प्रश्न आते हैं हिंदी के? तो सभी को पता है 40 प्रश्न आते हैं। यदि आप ये जो दरोगा सीरीज चल रही है इसको कंप्लीट करते हैं तो आप, मैं गारंटी देता हूं, आप 40 में से 38 प्लस का स्कोर मार के आएंगे। क्या? 38 प्लस का स्कोर मार के आएंगे आप इस सीरीज को पूरा कर लेते हैं तो। अगली बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो आपकी मानी जाती है सौर सैनी अपभ्रंश से। वाराणसी, गोरखपुर, आरा। क्या वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? आपको पता है वाराणसी, गोरखपुर और आरा किससे सटे हुए हैं? किस किससे सटे हुए हैं? तो यह आपके बिहार से सटे हुए हैं। बिहार से सटे हुए हैं। और बिहारी हिंदी में कौन कौन सी मुख्य भाषाएं आती हैं? तो आप सभी को पता है भोजपुरी, भोजपुरी, क्या? भोजपुरी, मैथिली, मैथिली और आपकी मगही, मगही भाषा। तो कौन सी है? तो यहाँ पर बोली जाती है आपकी भोजपुरी भाषा। कौन सी? वाराणसी, गोरखपुर और आरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? वो बोली जाती है आपकी आपकी भोजपुरी भाषा। अगर बात करें ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का केंद्र क्षेत्र कौन सा है? केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है ब्रज भाषा का? तो फटाक से बताइएगा इसका केंद्रीय क्षेत्र कौन सा रहने वाला है? मथुरा, मथुरा या फिर वाराणसी, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। आपको पता होगा कि जो ब्रज भाषा है, ब्रज कहाँ पे है? ब्रज आपका मथुरा के पास है। तो जो ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र है वो क्या रहने वाला है? वो है आपका मथुरा। अब वो ब्रज भाषा से संबंधित क्षेत्र कौन कौन सा है? तो मथुरा के आसपास जो भी जिले लगते हैं वो सारे भाषा उनमें उनमें ब्रज भाषा का बोलबाला है। जैसे आपका हो गया अलीगढ़, आपका हो गया अलीगढ़, हापुड़, आपका हो गया हापुड़, आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फिरोजाबाद हो गया। ये सारे इन सारे जिलों में क्या कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो बोली जाती है। मेरठ हो गया आपका, इन सब में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो बोली जाती है आपकी ब्रज भाषा। तो आपका सही जवाब क्या है? ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा रहेगा। क्या? मथुरा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, जब बोली का क्षेत्र विकसित हो जाता है और उस पर साहित्य लिखे जाते हैं, क्या उस पर साहित्य लिखे जाते हैं, साहित्य लिखे जाते हैं, तो वह क्या क्या बन जाती है? तो वह क्या बन जाती है? वह बन जाती है क्षेत्रीय स्वरूप या फिर लिपि
या फिर ब्रज भाषा या फिर ब्रज भाषा? यहाँ ब्रज भाषा नहीं होगा, यहाँ पर आप कर लीजिए उपभाषा। तो वह क्या बन जाती है? वो बन जाती है उपभाषा। बुंदेली का क्षेत्र कौन-सा है? जो बुंदेली भाषा है, इसका क्षेत्र कौन-सा है? तो आप सभी को पता है जो बुंदेली भाषा है, यह है आपकी झांसी। झांसी, जालौन और दतिया, झांसी के आस-पास के क्षेत्र में बोली जाती है। क्या? झांसी के आस-पास के क्षेत्र में हम बुंदेली भाषा बोलते हैं। आप लोगों ने जब जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा या फिर स्रोत भाषा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्रोत भाषा। क्या? स्रोत भाषा कहते हैं जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जो ब्रज भाषा है, वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? फटाक से बताइए। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत या फिर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत या फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत? पूर्वी नहीं, यहाँ पे पश्चिमी है। ठीक है, पहाड़ी कर लो। इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? ब्रज भाषा की बात करें तो यह आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन-कौन सी भाषाएँ आती हैं? कि खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली को हम किस अन्य नाम से और जानते हैं? कन्नौजी, कन्नौजी भाषा या फिर बोले कोरबी भाषा, कोरबी भाषा। तो क्या सही जवाब रहने वाला है ब्रज भाषा का? वो आपका है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? जो उर्दू भाषा है आपको, इसको यामनी भाषा कहने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? सदल मिश्र को, लल्लू लाल को, इंसा अल्लाह खान को या फिर सदा सुखलाल नियाज़ को? क्या सदा सुखलाल नियाज़ को इसका इसका श्रेय जाता है? बताइएगा इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है आपका लल्लू लाल को। किसको? लल्लू लाल को। निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बोली कौन-कौन सी है? हाड़ौती, कन्नौजी, बांगरू या फिर बुंदेली या फिर बुंदेली। आप सभी लोगों को पता है बुंदेली भी आपकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, झांसी के आसपास के क्षेत्र में, और कन्नौजी भी आपकी उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है। क्या? उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है। तो आपका जिसका सही जवाब क्या रहेगा? ए प्लस सी। ए प्लस सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जो आयोग था उसने भी यही इसको इसके 2 ऑप्शन सही बताए थे। अगर हाड़ौती की बात करें तो यही कहाँ बोली जाती है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और बांगरू भाषा, अगर बांगरू भाषा की बात करें तो इसको हम हरियाणा में बोलते हैं। क्या? हरियाणा में बोलते हैं। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन-सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन की बात करें, इससे पहले देखा था ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का केंद्र क्या था? तो वो आपका मथुरा था। आप समझ सकते हैं ब्रज भाषा का जब केंद्र मथुरा है, तो मथुरा में ब्रज भाषा ही बोली जाएगी। निम्न में से कौन-सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है?
उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? भोजपुरी आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, गोरखपुर के आसपास। ब्रजभाषा आप सभी लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, मथुरा के आसपास। कन्नौजी, कन्नौजी की बात करें तो इटावा के जो क्षेत्र हैं, इटावा, इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया आपका, एटा हो गया, तो यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली जाती है। औरैया हो गया, कानपुर हो गया, इनमें कन्नौजी भाषा का बोलबाला है। अगर बात करें मेवाती की, तो यह आपकी आती है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाती भाषा। क्या? मेवाती भाषा, और ये कहाँ पर बोली जाती है? बोली जाती है आपकी राजस्थान में। राजस्थान में। आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सी कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? आप सभी को पता है प्राकृत एक प्राचीन भाषा है जैनों के समय की। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है वैदिक काल की। पंजाबी की बात करें तो यह प्राचीन भाषा नहीं है, यह बाद में हुई है। अपभ्रंश भी एक प्राचीन भाषा है। क्या अपभ्रंश भी एक प्राचीन भाषा है? तो आपका सही जवाब क्या है? पंजाबी। क्या आपका सही जवाब रहने वाला है पंजाबी, जो आधुनिक भाषा है। क्या? आधुनिक भाषा, इसका विकास बाद में हुआ है। अगर बात करें नागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है, तो नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया है? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया है? लल्लू लाल ने, राजा राम मोहन रॉय ने, सदल मिश्र ने, या श्रद्धा राम फुल्लेरी ने? बताइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रद्धा राम फुल्लोरी ने इसका इसका प्रचार किया है कहाँ? पंजाब में। पंजाब में। तो वही बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी है? तो पता है आपको, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, बुंदेलखंडी है। बुंदेलखंडी को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो कोरबी भी कहते हैं। अगर बात करें जयपुरी की, जयपुरी कहाँ की है? जयपुरी आपकी राजस्थान की है। आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से, कि जयपुरी राजस्थान की किस भाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, या फिर उत्तरी? राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के के अंतर्गत आती है आपकी जयपुरी? जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी को हम ढूंढानी के नाम से जानते हैं। क्या? ढूंढानी के नाम से भी हम जयपुरी को जानते हैं। क्या? जो जयपुरी भाषा है, इसका स्थानीय स्वरूप, इसके स्थानीय स्वरूप को हम ढूंढानी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? अवधि, अवध के क्षेत्र में, पहाड़ी आपकी उत्तराखंड में बोली जाती है, कन्नौजी आपकी कन्नौज के क्षेत्र के आसपास, और ब्रजभाषा आपकी मथुरा के आसपास। लेकिन पहाड़ी जो हिंदी है, यह आपकी उत्तराखंड, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के आसपास। अगर बात करें आधुनिक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आप सभी लोगों को पता है, जो जितनी भी आर्य भाषाएं हैं, उनका विकास किससे हुआ है? तो वो हुआ है संस्कृत से। किससे? संस्कृत से। आधुनिक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक रहा है? कब से कब तक रहा है? आप सभी लोगों को पता है, 1000 ईस्वी से अब तक। क्या? 1000 ईस्वी से अब तक। लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? तो अभी हमने इससे पहले इसका जो सही क्रम था, यहाँ पर क्या आएगा? लौकिक संस्कृत के बाद, लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी आई थी? तो वो आई थी आपकी पाली। पाली के बाद कौन सी आई थी आपकी? प्राकृत। प्राकृत के बाद आपकी अपभ्रंश, और फिर हिंदी। तो क्या सही जवाब रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी।
बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरोगा सीरीज में जुड़ने के लिए आप हमारे साथ चैनल की बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि आप हमारे साथ दरोगा सीरीज में शुरू से अंत तक जुड़े रहें और अपना स्कोर बेहतरीन बना सकें। क्या अपना स्कोर बेहतरीन बना सकें। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? जो नागरी लिपि है इसको दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो इसे हम नंद नगरी के नंद नागरी के नाम से दक्षिण भारत में जानते हैं। क्या नंद नागरी के नाम से दक्षिण भारत में जानते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? जहां पर भी मथुरा आगरा दिख जाए, मथुरा आगरा दिख जाए, आंख बंद करके ब्रजभाषा लगा दो। क्या आंख बंद करके ब्रजभाषा लगा दो। निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन प्राचीन आर्य भाषा की बात करें तो वो है आपकी वैदिक संस्कृत। क्या है? वैदिक संस्कृत। दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो आप सभी लोगों को पता है जो कन्नड़ है वो आपकी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी और भाषाएं आती हैं? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? वो है आपकी उड़िया भाषा। क्या? उड़िया भाषा जो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर वही पंजाबी की बात करें, पंजाबी किस में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी में। क्या? गुरुमुखी में। मराठी की बात करें, मराठी जो मराठी भाषा है ये किस भाषा में लिखी जाती है? तो यह 85 लिपि में, जो 85 लिपि है उसमें लिखी जाती है। लिपि किसे कहते हैं? क्या लिपि किसे कहते हैं? लिखने लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को, चित्रों को या अंकित करने को। जब हम कोई चीज बोलते हैं, जैसे हमने बोला का, अगर हम इसी ध्वनि को लिख दें तो ये क्या हो गया? ये होगी लिपि। लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? कहते हैं लिपि। तो यही होगी हमारी लिपि। लिखित ध्वनि संकेतों को हम लिपि कहते हैं। भाषाओं के परिवार वर्गीकरण का आधार क्या रहने वाला है? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या रहने वाला है? अर्थ रहेगा, इतिहास रहेगा, रूप और रचना रहेगी। ये बिल्कुल तीनों सही जवाब है। ये तीनों रहने वाले हैं तो आपका सही जवाब रहेगा उपयुक्त में एक से अधिक। क्या? उपयुक्त में एक से अधिक। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी हमने देखा था 343। क्या? 343। पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान भाषा कौन सी है? नई जुबान कौन सी है? आप सभी लोगों को पता है वो है हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा किन किन से मिलकर बनी है? पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। देखो पुरानी हिंदी किससे बनी थी? अपभ्रंश से। उसके बाद उसके बाद मुगलों का शासन रहा। मुगलों ने उर्दू चर्चे में आई। उसके बाद आया ब्रिटिश का शासन। ब्रिटिश वहां से इसमें मेल हुआ किसका? अंग्रेजी भाषा का। तो यह बनी अपनी हिंदुस्तानी भाषा। अगर बात करें पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां आती हैं? फटाक से बताइएगा, पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां आती हैं? ये कितनी बोलियां आती हैं? तो वो आती हैं 5 बोलियां। क्या? 5 बोलियां। किसी किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो जो सीमित समय में सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं?
बोली कहते हैं। क्या? बोली कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं? किसी भी देश की प्रशासनिक प्रशासनिक भाषा को हम राजकाज की भाषा राजभाषा कहते हैं। उपभाषा की बात करें, जिसमें जिसमें साहित्य लिखा जाए उसे हम उपभाषा कहते हैं। और राष्ट्रीय भाषा हम लोग इससे पहले समझ चुके हैं। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार-चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनुतान। क्या? अनुतान कहते हैं। यूपी क्लर्क परीक्षा में यह 2018 में पूछा गया है, यूपी पीसीएल में। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो जो रोमन लिपि है, इसका इसका प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? तो सबसे पहले समझते हैं रोमन लिपि में किसका होता है? तो जर्मन का होता है, फ्रेंच का होता है और स्पेनिश का होता है। लेकिन जो कुल्लुई भाषा है, यह रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। क्या? यह रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। इस क्लास में इतना ही। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी की। मतलब संविधान, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था की बात करें या फिर बात करें संविधान की। हाँ, सभी लोगों को पता है। नवीन सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। इसमें नायक सीरीज। क्या? नायक सीरीज। इसका रिवीजन इसका रिवीजन आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। क्या? कल से स्टार्ट हो जाएगा इसका रिवीजन। तो आप लोग यदि उन क्लासेस का फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नायक सीरीज के फटाफट रिवीजन वाली सीरीज में जुड़ सकते हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं यूपी एसआई के नोटिफिकेशन की। इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जनवरी या फिर फरवरी में 100% आने के चांसेस है। क्या? जनवरी या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। और जिसमें हम तब तक हिंदी और पॉलिटी को बड़े अच्छे से कवर कर चुके होंगे। क्या? तब तक हिंदी और पॉलिटी को बड़े अच्छे से कवर कर चुके होंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।